आपने जिस संकट की बात की, जिस ताने बाने के छिन्न भिन्न होने के समय में, जिस वक्त की आपने बात की कि इस वक्त पे मुझे ये लगा कि ये दर्ज करना चाहिए और मैं तलाश करूं, पड़ताल करूं कि वह प्रेम का धागा बचा है कि नहीं। दाता पीर में वह धागा किस रूप में आया है और उसको आपने बहुत बारीकी से पकड़ा। मैं आपसे कहानी सुन के रहूँगा, भले ही आप संक्षेप में ना कहें, लेकिन वो प्रेम आप पा सके कि नहीं। देखिए, कबीर की दो पंक्तियां हैं, उससे मैं अपनी बात। आग आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। मुझको लगता है अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ। आग आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निबाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। प्रेम का एक रस निर्वाह बहुत कठिन है और यह उपन्यास एक रस प्रेम के निर्वाह की जो परंपरा रही है हमारे समाज में, उसकी तलाश करता है, उसकी खोज करता है। अमीना और साबिर का जो प्रेम है, वह प्रेम अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है और फिर वहाँ से जो उसको एक रस होना चाहिए, चाहे जैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में उसको जीवित रहना चाहिए। लेकिन वो उसके संकेत देता है उपन्यास अपने अंत में कि बदल गया है, क्लास बदल जाता है, जीवन स्थितियाँ बदल जाती हैं। साबिर की बकरे की खाल बेचने कलेक्ट करने वाला जगह जगह चीकों के यहाँ जा कर के, कसाईयों के यहाँ जा कर के बकरे की खाल जो लाद करके गोदाम में लाता है, वह आदमी शहनाई बजाने लगता है, शहनाई नवाज हो जाता है। एक ख़ानदानी वादक घराने, शहनाई वादक घराने का वारिस बन जाता है, उनका उत्तराधिकारी बन जाता है। तो इस तरह जो उसका जीवन पूरी तरह बदलता है, इस बदले हुए जीवन में अमीना का प्रेम, उसका आवेग और जीवन को लेकर जो उसका संघर्ष है, जिस भरोसे के साथ वो भेजती है। लिखने के बाद कई बार मुझे मल्लिका याद आती रही, मोहन राकेश की, कि जिस भरोसे से वो कालिदास को भेजती है कि जाओ कविता लिखो, और वो शासक बन जाते हैं। यह भी बहुत भरोसे से भेजती है कि जाओ कलाकार बनो, और खुद उसका खाली रह जाता है। तो ये है प्रेम की तलाश है। बबलू और चुन्नी जो सबसे उत्पाती हैं उस कथा में, मैं डरा हुआ था कि पता नहीं ये कहाँ ले जाएंगे मुझे, क्या क्या करवाएंगे मुझसे उपन्यास में। लेकिन देखिए, वो विवाह करके वो सेटल हो जाते हैं, जहाँ तूफान और पूरी तरह। तो प्रेम जो है उसके अनगिन रूप होते हैं। वह मुजावरी जो है, आप देखिए कि रसीदन का जो पति है वह मुजाविर नहीं है, वह कहीं से मुजाविर नहीं है। लेकिन वो आता है और धीरे धीरे रसीदन से उसका संपर्क होता है महानस, और वो कब्र खोदने के काम पे लग जाता है और कब्र खोदने वाली एक लड़की से ब्याह कर लेता है। तो प्रेम के अनगिन रूप होते हैं, एक रूप नहीं होता है। प्रेम एक ऐसी भावना है, और उसकी प्रतिछाया या उसकी छाया जब जीवन पर पड़ती है, तो कब कहाँ किस गंध और किस रूप को लेकर के कौन सा फूल खिलेगा जीवन में, ये कहना मुश्किल होता है। तो उस पूरे उपन्यास में आप देखेंगे कि प्रेम के अनगिन बीज हैं। कुछ अंकुराए हुए बीज हैं, कुछ फूटते हुए, कुछ वृक्ष बनते हुए, कुछ पौध बनते हुए। कब्रों पर चांदनी है, वहाँ चांदनी के फूल हैं, वहाँ जहाँ भय के मारे लोग जाते नहीं हैं, जिसकी चारदीवारी के भीतर सही सांझ झांकना मुश्किल होता है, वह पूरी तरह रात में रंगमंच में बदल जाता है। तो जीवन है, जीवन को अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और प्रेम हम और हमारे और आपके जीने के लिए
एक ऐसा तंतु है, एक ऐसा धागा है जिसमें हम और आप बंधे हैं, तभी जी रहे हैं। यह बंधन बहुत अच्छी बात आपने कही। मधु जी, चूँकि हम लोगों का समय समाप्ति की ओर है, सिर्फ आखिरी ये सवाल मेरा आपसे है कि आपने अपने उपन्यास के बिंब में ऐसा क्यों किया कि विदेश से लड़का लौटा हुआ लड़का है और वो माँ की तलाश करने में सारे दर्द देख लेता है और फिर वो अपनी बहुत बड़ी नौकरी को छोड़ देता है। ये बुनने का ख्याल क्यों आया आप? संयोग से मैं उसी समय स्विट्ज़रलैंड से लौट के आई थी और मैंने देखा कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे उन्नत देश है। मैं जानती थी कि बहुत खुशहाल देश होगा और वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ पे आत्महत्याएं सबसे अधिक होती है। वहाँ मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे यूथेनेसिया को लीगल किया गया है और आसपास के देशों के लोग वहाँ आत्महत्या करने आते हैं। मैं बहुत चौंकी। धीरे धीरे बहुत समझ में आया मुझे कि जब बहुत अधिक, वो सबसे बड़ा दुखारा है जिसने दुख नहीं देखा। जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ जहर है, तो मैंने देखा वहाँ सब चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, सुख, पैसा, आज़ादी, समृद्धि, सब कुछ। तो वहाँ की जो आत्महत्याएँ थी वो मेरे दिमाग में थी। फिर भारत में जब मैं वापस महाराष्ट्र में आई तो वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो मैंने देखा कि दोनों के आत्महत्याओं में क्या अंतर है। तो वहाँ की जो आत्महत्याएँ थी वहाँ वो व्यक्ति का अपना मरण था और भारत की जो किसानों की आत्महत्याएँ थी वो व्यवस्था की देन थी। किसान आत्महत्या कर रहा था क्योंकि वह मजबूर था, उसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मैं इन दोनों के बीच समानता खोजूं। तो जो लड़का 20 साल के बाद भारत आता है तो वो अपनी माँ को नहीं माँ की खोज के बहाने वो भारत को खोजता है, जिस भारत को वो छोड़ के गया था तब जब भूमंडलीकरण नहीं हुआ था। बाद के जब भूमंडलीकरण का पहला दौर ख़त्म हो जाता है तो वो देखता है कि वो भारत मर गया है, क्योंकि जो गाँव में जाता है, देखता है कि गाँव में जो बाजार का चरित्र बदल गया है। गाँव के सारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सब ध्वस्त हो चुके हैं। किसान मजदूर बन चुका है, जो गांव का मोची था वो मजदूर बन चुका है, जो बढ़ई था वो मजदूर बन चुका है, क्योंकि सारे छोटे छोटे उद्योग पे अब मल्टीनेशनल छा गया है। तो वो देखता है कि वो भारत मर चुका है, जैसे उसकी माँ मर चुकी है। वो माँ की खोज में जाता है, तो वो माँ को कहाँ खोजे। तो उसे समझ में आता है कि यदि मैं अपनी माँ को खोजूँगा, मैं भारत को तभी खोज सकता हूँ। उसकी माँ किसान थी और वो उसकी माँ उसे हिंट दे जाती है कि तुम मुझे यहाँ खोजो। वो माँ की खोज में पूरे भारत की परिक्रमा करता है। वो बोध गया से जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है और उसी चक्कर में वो गाँवों में जाता है, मराठवाड़ा जाता है, क्योंकि माँ किसान थी। वहाँ वो किसानों की दुर्दशा देखता है। तो उसे लगता है कि मैं भारत को खोज सकता हूँ यदि मैं किसानों को खोज सकूँ। तो वो किसानों के दुख दर्द में शामिल हो जाता है। फिर उसे लगता है कि मेरा परिवार ये पूरा किसान है। अभी तक उसका परिवार एक व्यक्ति का परिवार था, तो उसे लगता है कि दुनिया में उसका परिवार है, लेकिन उसका परिवार ही दुनिया नहीं है। तो पहली बार उसके मन में एक द्वंद्व होता है कि सफलता क्या है, सार्थकता क्या है। कि उसका जीवन अभी तक सफल था लेकिन सार्थक नहीं था। जीवन सार्थक तभी होगा जब उसके जीवन का ताप लोगों तक पहुंचेगा। तो इसी मैसेज के लिए फिर मैंने उसको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस सत्र में शामिल होने के लिए। आप लोग समझ सके होंगे कि हमारे ये जो तीनों लेखक हैं, इन्होंने किस तरह से समय को, समाज को, सहिष्णुता को, प्रेम को, किसानों को, संघर्ष को, विस्थापन को, सब कुछ को दर्ज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, साहित्य आज तक में आने के लिए।